टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस होते हैं तो उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉर एग्जांपल कि 3 चार्जेस हैं तो उनके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना, 2 चार्जेस हैं उनके कारण कितना बना, है ना, या एक सीरीज़ ऑफ चार्जेस हैं, है ना, तो उसके कारण कितना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये सारे सवाल आज हम देखने वाले हैं। 5 एग्जांपल्स हम कंसीडर करेंगे। अच्छी एग्जांपल्स हैं, फ़ायदेमंद होंगी, लास्ट तक देखिएगा। चलिए, तो देखो इसका बेसिक बिल्कुल आसान होता है कि हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल करते हैं कि हमारे पास इस तरह से ये मल्टीपल चार्जेस हैं, लेट्स से Q1, Q2, Q3, और हमें कह दिया जाता है कि किसी एक P पॉइंट पे आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो सबसे पहला अप्रोच होता है कि ये जो P पॉइंट है ये कितनी दूरी पर है ना। तो इसके कारण लेट्स से ये कोई E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना, और इसके कारण कुछ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस तरह से ना, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और चार्ज 3 के कारण कुछ E3 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना, E3 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस तरह से। तो फिर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखना होता है, द रिजल्टेंट, इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहा जाता है, वेक्टर्स में हम पढ़ते हैं। तो वो क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। तो इसी तरह से अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो हम n टाइम्स लिख देंगे, E4 वेक्टर्स एंड सो ऑन अप टू En। इस तरह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाएगी। यूजुअली आपके पास 2 चार्जेस होते हैं तो या 3 या 4 होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो एक बात और ध्यान रहे कि जो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, है ना, वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, वो उतनी ही रहेगी P पॉइंट पे, E1 ही रहेगी। Q2 और Q3 की प्रेजेंस के कारण E1 में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो ये बात आपको पता रखनी है। सिमिलरली E2 जो है, E2 की जो Q2 के कारण जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आती है Q1 और Q3 की प्रेजेंस से। हाँ, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको नोट कर लीजिए। मैं फिर से बताता हूँ, Q1 किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती हैं, है ना, फॉर द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस। तो ये यहाँ पर Q2 हो गया, यहाँ पर Q3 हो गया, ये E1 को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हालांकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड P पे एक अलग वैल्यू बन रही है, लेकिन E1 अपना एक अलग स्टैंडर्ड रखता है, E2 एक अलग आइडेंटिटी है, E3 एक अलग आइडेंटिटी है, जो कि रिस्पेक्टिव चार्जेस के कारण बनी है। तो इस एडिशन पे, इस वेक्टर अप्रोच पे हम न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, कहता है 3 चार्जेस आर एट द कॉर्नर्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ 2 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस। सो दिस इज द 2 माइक्रोकूलम चार्ज। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू द प्रेजेंस, ड्यू टू दिस चार्जेस एंड दिस चार्जेस। सो हमारे पास एक 7 माइक्रोकूलम चार्ज है, एक -4 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो इनके कारण यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो हम डायरेक्शन देख लेते हैं कि लेट्स से ये Q1 है और लेट्स से ये Q2 है। तो Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में होगा, तो उसको मैं लिख रहा हूँ E1। मैं पूरा ही ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। और Q2 जो कि नेगेटिव है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो टूवर्ड्स द चार्ज होगा, तो वो हो जाएगा इस तरह से E2। जब आप इनको और एक्सटेंड करोगे इस तरह से, तो जब मैंने E1 को एक्सटेंड किया है तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच ये थीटा आएगा, और ये थीटा कितना हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि टोटल था ना 120 + 60 180 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब E1 और E2 के बीच कितना एंगल हो गया 120 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम E1 का कैलकुलेशन करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड सेम रहेंगी, तो
हमारे पास सोल्यूशन पार्ट में क्या आएगा, E1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, के Q1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर ना। सो के Q1 का वैल्यू कितना है, 7 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और ये हो गया 0.5 का स्क्वायर मीटर में है, ऐसा लिखा जाएगा, है ना। इसको और अगर मैं देखूं तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, के मल्टीप्लाई 7 इंटू 10⁻⁻6, और डिनोमिनेटर में जो था 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, तो ये ऊपर चला जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई जो 7 4 जा 28, सो ये हो जाएगा के मल्टीप्लाई 28 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये आपके पास E1 का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, E1 का मैग्नीट्यूड आ गया। सिमिलरली हम E2 का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो E2 का कैलकुलेशन क्या होगा, E2 होगा के Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, के को के लिख रहा हूँ, Q2 की वैल्यू है 4, नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा क्योंकि नेगेटिव साइन से हमने डायरेक्शन को टूवर्ड्स द चार्ज बना दिया है, तो नेगेटिव साइन का रोल यहाँ ख़त्म हो गया है। माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, अगेन 0.5 मतलब 1/2 है ना, 1/2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 के इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन बाय कूलम, ये E2 आ गया। अब हमें दोनों मैग्नीट्यूड पता लग गए हैं और इनके बीच का एंगल भी पता लग गया है, तो चलो अब नेट निकालते हैं। अगर आपको मैग्नीट्यूड देखना होगा सिर्फ रिजल्टेंट का, तो आप ऐसे लिखेंगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, इस तरह से। E1 का वैल्यू कितना आएगा, 28 के इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर, प्लस E2 कितना आएगा, ये आ जाएगा 16 के इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं रिजल्टेंट के लिए, ओके। अगर आपको इसका वेक्टर वैल्यू निकालनी है तो फिर आपको E1 को रिजॉल्व करना पड़ेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। आप देख सकते हैं E1 के दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एक कंपोनेंट तो इधर को आएगा नेगेटिव वाई एक्सिस, और एक कंपोनेंट जाएगा इधर को नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो E1 60 डिग्री जो होगा, E1 का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, E1 cos ऑफ 60 डिग्री along नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे। और E1 का जो y कंपोनेंट होगा वो लिखा जाएगा E1 साइन ऑफ 60 डिग्री, ऐसे लिखा जाएगा, और वो किधर है, along नेगेटिव वाई एक्सिस, वो इस तरफ है, along नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना। तो E1 अब कंप्लीट लिखना हो मुझे, E1 वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगा, इसका x कंपोनेंट लिखा जाएगा, तो नेगेटिव है E1 cos ऑफ 60 आई कैप, ये भी नेगेटिव है, तो E1 साइन ऑफ 60 जे कैप, ऐसा लिखा जाएगा E1 वेक्टर। और E2 अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं सिंपली क्या लिखूँगा, E2 और कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, ऐसे लिख दिया जाएगा, है ना। अब इनका वेक्टर सम अगर मुझे निकालना है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो फिर मैं कैसे लिखूँगा, एक्स कंपोनेंट्स एक साथ लिखूँगा, तो E2 नेगेटिव E1 cos ऑफ 60 डिग्री, ये हो गया आई कैप, ठीक, और नेगेटिव E1 साइन ऑफ 60 डिग्री जे कैप, ये ऐसे लिखा जाएगा। E2 भी लिख दिया और E1 भी लिख दिया। आप चाहो तो अब इनकी वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हो। E2 का मैग्नीट्यूड भी पता है हमें, E1 का मैग्नीट्यूड भी पता है। E2 का मैग्नीट्यूड है 16 के और इसका 28 के, सो E2 माइनस E1 लिखा, E2 हो गया 16 के, तो ये लिखा जाएगा 16 के
इंटू 10⁻⁻6, फिर नेगेटिव, फिर E1 का वैल्यू कितना है, E1 का वैल्यू है 28K, यह आ जाएगा 28K इंटू 10⁻16 cos 60 कितना होता है बेटा 1/2, ये आई कैप के लॉन्ग हो गया। नेगेटिव E1 का वैल्यू कितना है, अगेन E1 का वैल्यू है 28K sin 60 कितना होता है √3/2, ये जे कैप हो गया। आप चाहो तो अभी फर्दर इनको ऐसे भी कर सकते हो, ये आ जाएगा 14 और ये भी आ जाएगा 14, है ना। तो ये बन जाएगा 16 - 14, सो ये आ जाएगा 16 - 14 इज इक्वल टू 2K इंटू 10⁻16 आई कैप। ओके, देन नेगेटिव, और फिर आया 14 √3K, इसका भी 10⁻6 आना चाहिए, या यहाँ पर भी इंटू 10⁻6 इस तरह से इंटू 10⁻6 जे कैप। सो फर्दर आप इसको या दिस कैन बी योर आंसर। सो अगर कुछ आपने कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज इसको आप अपना आंसर लिख सकते हैं, के की वैल्यू पुट करके आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट अप्रोच है वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। और अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड में आप ये देख सकते हैं, इस तरह से सॉल्व करके आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर आपको वेक्टर फॉर्म पूछी है तो इस तरह से सॉल्व करके ये इसका वेक्टर आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको tan थीटा भी पूछा है, tan थीटा क्या होगा, है ना, कितना एंगल बनाएगा tan ऑफ फाई, तो फिर आप लिखोगे y कंपोनेंट जो आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट जो आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसे डिवाइड कर देना, आपको tan ऑफ फाई क्या होगा कि x एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, x एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है। तो रिजल्टेंट आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो कि आपके पास ये E1 था, है ना, तो एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा। अगर आप पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पर ड्रॉ करते हो तो आपको दिखेगा कि आप कुछ इस तरह से इसको देखेंगे कि इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे आ रहा है, इस तरह से ये रिजल्टेंट आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। सो ये होगा ई नेट। अब ये एक्स एक्सिस के साथ लेट से फाई एंगल बना रहा है ना, तो ये फाई का अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो मैंने अभी बताया आपको, क्या लिखोगे, tan ऑफ फाई इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट, ऐसे लिख दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ये क्या कहता है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। तो हमारे पास 3 चार्जेस हैं यहाँ पर, एक तो है ये, एक है -3 नैनो कूलम और एक है 6 नैनो कूलम, एक है 5 नैनो कूलम। तो ओरिजिन पे देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो 5 नैनो कूलम के कारण 5 नैनो कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसी की लोकेशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके कारण होगी, वो 3 नैनो कूलम के कारण होगी, और किसके कारण होगी, 6 नैनो कूलम के कारण होगी। चलो अब इनकी डायरेक्शंस भी देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू वेक्टर अप्रोच हम देखते हैं कि 3 नैनो कूलम जो नेगेटिव था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ, है ना। तो लेट्स से दिस इज़ Q1, तो ये हो जाएगा E1, और 6 नैनो कूलम तो पॉजिटिव था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये हो जाएगा E2, ठीक। लेट्स से दिस इज़ Q2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फिर जो होगा ना, वो इस तरह से आएगा, दिस इज़ द रिजल्टेंट ई नेट वेक्टर कुछ ऐसा आएगा। तो चलो 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं इन सारी चीज़ों को। ओके, सो सॉल्यूशन में E1 अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वो क्या लिखा जाएगा,
के Q1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा? Q1 की वैल्यू है 3 नैनो कूलम, तो 10⁻⁻9 लिख रहा हूँ, और R1 है 0.1 का स्क्वायर। ऐसे 0.1 हो गया 1/10, उसका स्क्वायर करेंगे 1/100 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा 3K इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय, तो ये 300 हो गया, 300K इंटू 10⁻⁻9, है ना। तो न्यूटन बाय कूलम। तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड E1 का, इस तरह से। अब E2 की कैलकुलेशन करते हैं। सो K Q2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर लिखा जाएगा। K Q2 का वैल्यू कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻9 नैनो है ना, डिवाइडेड बाय R2 वो कितना है? 0.3 का स्क्वायर लिखा जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो इसका भी ये आ जाएगा 9/100, ऐसे 6K इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 9/100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 600K डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9, ये ऐसा आ जाएगा। ओके, चलो इसको अब ये लिख देते हैं, इसका यूनिट ऐसा हो जाएगा बेटा। अगर अब आपको सिंपली मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का अप्रोच, क्योंकि ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर हैं, E1 और E2, तो मैग्नीट्यूड तो आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। कैसे? क्या करके? ऐसे E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, इस तरह से करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो E1 का वैल्यू क्या होगा? 300K इंटू 10⁻⁻9 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻9 स्क्वायर, इस तरह से। तो इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इतना सा काम आपको करना है। आप कैलकुलेटर यूज़ करके अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। पहले आप रफ पेपर पे सॉल्व करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर नहीं अलो होता। तो जब आप कर लो उसको बाद कैलकुलेटर देख के तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ओके, और अगर वेक्टर फॉर्म देखनी हो आपने तो वेक्टर फॉर्म भी यहाँ पर देखी जा सकती है। वेक्टर फॉर्म में सिंपली आप क्या लिखोगे कि आप देख रहे हो कि जो E1 है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है और जो E2 है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। इसका मतलब दोनों नेगेटिव हैं। मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, है ना। तो ऐसे लिखा जाएगा नेगेटिव। सो E2 जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो ऐसे इसका वैल्यू आ जाएगा 600/9 K इंटू 10⁻⁻9 आई कैप, फिर नेगेटिव 300K इंटू 10⁻⁻9 जे कैप, इस तरह से न्यूटन बाय कूलम ना। K का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यूज हो सकती है ना। और सॉरी, आप इस फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जितना सिंपल हो सकता है मैं वैसा ही रख रहा हूँ आपके सामने रिजल्ट्स। आपको फर्दर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द पॉइंट वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0 अदर देन इन्फिनिटी। देखो हमारे पास 3 चार्जेस हैं इस न्यूमेरिकल में, तो इन तीनों चार्जेस का इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। उसके अलावा और कहाँ पर 0 हो सकता है ना, उसके अलावा और कहाँ पर सिमेट्री कंडीशंस देखें तो बेटा इसका जो सेंटर आएगा ना, जिसको सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं ना, वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। तो इसके कारण ये ऐसे आएगा, है ना, इस डायरेक्शन में, इसके कारण इस डायरेक्शन में जाएगा और इसके कारण इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो पॉइंट बना है हमारे पास, अब ये जो पॉइंट बना है यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, विच इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है? और ये होता है 2/3L और ये होगा
1/3 L, और L क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो L हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कैसे निकालेंगे L का कैलकुलेशन, ये तो A है पाइथागोरस थ्योरम से, और ये हो जाएगा a/2 है ना, तो ये हो जाएगा a/2, तो a² इक्वल्स टू a/2² प्लस L², सो a² माइनस a²/4 इक्वल्स टू L², सो ये आ जाएगा 3a²/4 का रूट इक्वल्स टू L, सो √3a/2, ये L का कैलकुलेशन आ गया। सो कौन सा पॉइंट होगा, इन्फिनिटी, सॉरी सेंट्रॉइड, इसको मैं C लिख रहा हूँ, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेस एट पॉइंट P पे भी इसने पूछ लिया है, तो P पॉइंट पे अगर मैं बेटा इसको Q1 लिखता हूँ, इसको Q2 लिखता हूँ, तो इन दोनों के कारण ही यहाँ पर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये हो जाएगा E1 और इस डायरेक्शन में हो जाएगा E2। अब देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपको पता है ये एंगल 60 होगा, तो ये भी एंगल कितना होगा, मतलब दोनों फील्ड्स के बीच एंगल कितना हो गया है बेटा, 60 डिग्री का हो गया है ना। तो चलो E1 और E2 निकालते हैं, फिर उनका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो वेक्टर फॉर्म भी निकाल सकते हैं। देखते हैं इसको ना, को E1 को भी रिजॉल्व किया जा सकता है ना, E1 को रिजॉल्व करेंगे तो एक वेक्टर इधर आ जाएगा, एक वेक्टर इधर आ जाएगा। E2 को भी रिजॉल्व करेंगे, एक वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में, एक उसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा। अब ये जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होंगे ना, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 होगा ना और मैग्नीट्यूड ऑफ E2 होगा ना, वो सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि बेटा ये चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो E1 बन रही है ना, सेम चार्ज है और सेम डिस्टेंस है। देखो यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, और डिस्टेंस इधर भी A है, इधर भी A है। इसका मतलब E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड क्या आने वाले हैं, सेम ही आने वाले हैं, तो उसको हम E लिख सकते हैं। अब E का कंपोनेंट जो होगा अलोंग द एक्स एक्सिस है ना, ये जो कंपोनेंट होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, तो और इधर जो कंपोनेंट होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, ये इक्वल आएंगे, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये जो एंगल बैठेगा है ना, 60 डिग्री था, तो ये सिमेट्रिकली 30-30 बैठेगा। तो E नेट कितना हो जाएगा, E नेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 cos ऑफ 30 डिग्री प्लस E1 cos ऑफ 30 डिग्री, ऐसे हो जाएगा। तो E नेट ये था E1 cos ऑफ 30 डिग्री प्लस E2 cos ऑफ 30 डिग्री, लेकिन E1 और E2 का तो मैग्नीट्यूड सेम ही है, क्या है, E है, cos ऑफ 30 डिग्री प्लस E cos ऑफ 30 डिग्री, ऐसे लिखा जाएगा। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E cos ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अब E का वैल्यू कितना होगा, वेयर E क्या होगा, E होगा KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, A का स्क्वायर, ये हो जाएगा। देयरफॉर E नेट जो आ रहा है आपके पास वो आएगा 2KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर cos 30 डिग्री, cos 30 होता है √3/2, और J कैप मतलब पॉजिटिव Y एक्सिस है ना, J कैप के अलॉन्ग आएगी यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर होगा। बी पार्ट क्या कहता है, फाइंड द, ओके यही था बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ द चार्ज Q। तो Q चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट्स करनी है, तो सॉरी Q की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो Q की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाकी दो चार्जेस के कारण। बाकी दो चार्जेस कैसे होंगे, एक तो है 2Q
फिर 3Q, फिर 4Q, है ना। तो ये जो 3 चार्जेस बने हैं इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना होगा। तो देखो ये कैसे करेंगे। अगेन हम अपने वेक्टर्स बना लेते हैं। तो इनको Q1 लिख लेते हैं, Q2, Q3। तो लेट्स से ये Q1 था, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है। तो Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी, उसको मैं E2 लिख रहा हूँ। Q4 के कारण जो होगी वो ऐसी होगी, उसको मैं E4 लिख रहा हूँ। अब बेटा E4 ज़्यादा होगा क्योंकि उसका चार्ज ज़्यादा है ना। और E3 के कारण जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, E3। और E3 कितनी दूरी पर है, इतना, ये ए, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ए, ऐसा। चलिए अब देखते हैं कि E2 का कैलकुलेशन क्या होगा। तो E2 क्या होगा, E2 इज इक्वल टू के Q2 का वैल्यू कितना है 2Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इतना लिखा जाएगा। ये हो जाएगा 2KQ अपॉन ए स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, आई कैप हो गया। E3 का अगर मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूँ, E3 कितना होगा, के कितना चार्ज है 3Q और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस होगा √2a का स्क्वायर, ऐसे। तो ये हो जाएगा 3KQ अपॉन 2a स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। दो कंपोनेंट कैसे बनेंगे, अब ये 90 डिग्री था, इसका मतलब ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री पे जाएगा, ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा 45 डिग्री पे जाएगा, है ना। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं आई कैप प्लस जे कैप। या अगर आपको इसके दो कंपोनेंट्स बना के दिखाने हैं तो हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लिया है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो इसका अगर वेक्टर फॉर्म मुझे लिखना हो E3 का, तो मैं लिखूँगा इसका x कंपोनेंट आ जाएगा ऐसे E3 x कंपोनेंट प्लस E3 y कंपोनेंट। तो इसका जो x कंपोनेंट आएगा वो cos 45 हो जाएगा, है ना, ऐसे 3KQ अपॉन 2a स्क्वायर cos ऑफ 45 आई कैप, सो 3KQ अपॉन 2a स्क्वायर। फिर दूसरा भी आप कॉस या साइन कुछ भी लिख दें, वैल्यू सेम ही होती है, ऐसे जे कैप, ठीक। तो ये एक तो आपके पास ये रिज़ल्ट आया है और एक आपके पास ये आ गया है। और क्या बचा, अब आपके पास Q4 के कारण E4 जो होगा, E4 जो होगा वो क्या लिखेंगे, के कितना चार्ज है 4Q, डिस्टेंस कितना है ए स्क्वायर, सो 4KQ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, जे कैप की तरफ है। अब इनका वेक्टर सम आप कर सकते हैं रिजल्टेंट फील्ड के लिए। सो ए नेट, सो जो नेट फील्ड होगी ना, उसमें आप लिख सकते हैं E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, E4 वेक्टर। E2 वेक्टर कितना है 2KQ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आई कैप। 3 कितना है 3KQ डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर cos 45 की वैल्यू आपको पता होती है 1/√2 आई कैप प्लस 3KQ अपॉन 2a स्क्वायर, फिर से 1/√2 जे कैप। और E4 कितना होगा 4KQ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये हो जाएगा जे कैप। अब आप इनको कंबाइन कर सकते हैं। सो 2KQ अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3KQ डिवाइडेड बाय
2√2a², ये तो आ जाएंगे आई कैप में, और फिर बाकी सम आ जाएगा जे कैप में, दैट इज़ 3k³ डिवाइडेड बाई 2√2a² प्लस 4k³ डिवाइडेड बाई a²। तो इस तरह से आपने वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है। ये दिस कैन बी योर आंसर। वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो और आसान हो जाएगा। अब आपको दो कंपोनेंट तो पता लग ही गए हैं, तो अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकालना है तो क्या करोगे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, तो जो भी एक्स कंपोनेंट आया है 2k³ अपॉन a² प्लस 3k³ अपॉन 2√2a², इसका स्क्वायर करेंगे, और 3k³ डिवाइडेड बाई 2√2a² प्लस 4k³ डिवाइडेड बाई a² का, इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट x = 1 मीटर एंड x = -1 मीटर अलॉन्ग द x एक्सिस। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट y = 0.5 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द y एक्सिस। सो y एक्सिस पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, डिस्टेंस आपको दे दिया गया है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये 1 मीटर हो गया और ये है 1/2 मीटर, है ना। तो आपको सबसे पहले तो ये वाला डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस, और सिमेट्रिकली ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा। तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज d। सो d कितना होगा, d² = 1 मीटर स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा d। चलिए 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है और 0.5 मतलब 1/2 का स्क्वायर। सो 1 + 1/4 = 5/4, ये था d²। तो d² की ही हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी, तो d² हम यूज़ कर लेंगे 5/4। ओके, अब हम इसको लिख लेते हैं Q1 चार्ज, इसको लिख लेते हैं Q2 चार्ज। और Q1 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज है तो इधर होगा E1, और दूसरे के कारण होगा इस डायरेक्शन में E2, ऐसा लिखा जाएगा ना। अब E1 और E2 कितने कितने होंगे। सो E1 = Q1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। Q1 कितना है बेटा, 2 माइक्रोकूलम है, और डिस्टेंस कितना है 5/4, d² कितना है 5/4। ये अच्छे से लिखेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, तो 8k × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया E2 का मैग्नीट्यूड। E1 का मैग्नीट्यूड। अब E2 की वैल्यू देखें अगर, तो वो भी सिमेट्रिकली सेम ही आएगी क्योंकि सेम चार्जेस हैं, सेम डिस्टेंस पे निकालने हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड इसका भी यही होगा कि 8/5 k × 10⁻⁻6 ना, यूनिट क्या होगी, N/कूलम। इस तरह से फ्रॉम द ओरिजिन मैग्नीट्यूड। ओके, अब इसका आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट कितना होगा। तो दोनों ही 90 डिग्री पे तो नहीं है, E1 और E2, या 90 डिग्री पर तो नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे या फिर इनके बीच का एंगल देखना पड़ेगा। दिस इज़ 2 मीटर, दिस इज़ 1/2 मीटर। यस, तो ऐसा करें,
अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं टेन थीटा निकालने की कोशिश करता हूँ तो वो हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया मैंने, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। सिमिलरली ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। सिमेट्रिकल डायग्राम है ना, तो आपको टेन थीटा मतलब थीटा देखना पड़ेगा अब कितना होता है कि टेन इनवर्स 1/2 है ना, थीटा कितना हो जाएगा फिर, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स 0.5। तो टेन इनवर्स 0.5 की वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेगी। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। टेन इनवर्स 0.5, टेन इनवर्स 0.5 ये है बेटा 26। ये मैंने इंटरनेट से चेक किया है, तो आपको ये वैल्यू दी होगी इस तरह से 26.5 डिग्री। ठीक, तो आपको थीटा अब ये पता लग गया ना। तो E1 के कंपोनेंट भी बनाए जा सकते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है ना। ये E1 है तो इसका एक्स कंपोनेंट इधर हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, E2 का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में। तो एक्स कंपोनेंट तो इनके हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम था, ये एंगल सेम है, तो सिमेट्री के कारण ये जो E1 का एक्स कंपोनेंट इधर आएगा और E2 का एक्स कंपोनेंट इधर आएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और इनके वाई कंपोनेंट एडअप हो जाएंगे, तो दोनों के वाई कंपोनेंट एडअप होंगे साइन थीटा कंपोनेंट्स जो होंगे, क्योंकि E1 का वाई कंपोनेंट क्या होगा, E1 साइन थीटा, E2 का भी वाई कंपोनेंट क्या होगा, E2 साइन थीटा। तो E अगर नेट लिखना हो तो लिखा जाएगा E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा, और ये दोनों कौन सी डायरेक्शन में है, जे कैप के अलॉन्ग है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, सो E नेट बेटा कितना हो जाएगा, 8/5 इंटू के इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक, और ट्वाइस लिखेंगे क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू तो सेम ही है ना, साइन ऑफ 26.5 डिग्री। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्लियर है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये दो बारी है, E1 और E2 तो सेम ही थे, ये जे कैप के अलॉन्ग आएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ ये आ जाएगा 16/5 इंटू ना, तो k इंटू 10⁻⁻⁶। अब मेरे पास फिर से मुझे ये देखना पड़ेगा कि साइन की वैल्यू कितनी होती है, 26.5। तो ये चेक करते हैं, 26.5 साइन की वैल्यू ये बेटा आई है 0.446 ऐसे। तो आप इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो आपकी ज़रूरतें थी वो मैंने सारी यहाँ तक पूरी कर दी हैं। तो दिस कैन बी योर आंसर। ठीक है, आप के की वैल्यू पुट कर सकते हैं और जितना सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो जो वैल्यूज़ आपको याद नहीं होती, जैसे ये वैल्यू है, ये आपको क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसकी वैल्यू आपको गिवन दी जाएगी, है ना। जैसे ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको गिवन दी जाएगी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, जिसका स्टैंडर्ड एंगल्स के अलावा अगर कोई एंगल आता है तो ऑब्वियसली आपको ये वैल्यू आपको गिवन देगा ही देगा वो। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, 5 एग्जांपल्स। काफ़ी फ़ायदेमंद क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप इनको, लेकिन इनके बिना आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चंस आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे मल्टीपल चार्जेस के कारण आने ही चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ और अच्छे एडवांस क्वेश्चन लेके आऊँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि
कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे एक रिंग के कारण कैसे कैलकुलेट करते हैं, वायर के कारण, डिस्क के कारण, सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कुलर वायर है। तो इन सब जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, इनके कारण हमें पर्टिकुलर लोकेशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है। तो वो सारी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, बहुत सारे स्पेशल केसेस बनते हैं। सारी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फिजिक्स की स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।